Hello. So, am I audible? Okay. So fine, it's now. चलिए अब आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोग क्या है कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं द्विविमीय गति। ठीक है ना। द्विविमीय गति में हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया जो उदाहरण है वो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति। अब इस प्रक्षेप्य गति के अलावा कुछ हम लोग क्वेश्चंस प्रक्षेप्य गति के करेंगे आज भी, ऐसी बात नहीं है। पर इस प्रक्षेप्य गति के अलावा आगे जो जो द्विविमीय गति में होता है वो मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रक्षेप्य गति जो लिखा है उसके बाद से ही हम लोग आज शुरू करेंगे कि प्रक्षेप्य गति तो एक उदाहरण है ही सही, उसके अलावा और भी द्विविमीय गति के उदाहरण होते हैं बेटा। ठीक है। तो लिखो द्विविमीय द्विविमीय गति के अन्य उदाहरण। नोट डाल के लिख लो द्विविमीय गति के अन्य उदाहरण। जैसे मैंने आपको कल एक तो लिखा ही दिया था प्रक्षेप्य गति, तो खैर एक है ही सही जो आप लोगों ने कल लिखा था प्रक्षेप्य गति, वो तो एक उदाहरण है ही सही। इसके अलावा लिखिए वर्तुल गति। वर्तुल मतलब होता है घूमना बेटा, मतलब सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन दो तरह की होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन वर्तुल गति किस होती है। आप लोगों ने जैसे बचपन में करते हैं ना, जैसे मैं आपको ये ईयरफोन घुमा के दिखाता हूँ, ये ईयरफोन है बेटा। अब इस ईयरफोन को अगर मैं घुमा के दिखाऊं आप लोगों को, तो पत्थर को हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, यूं ऐसे यूं पत्थर घुमाते हैं, दिख रहा है। तो ये इस तरह की मोशन होती है एक तो वर्तुल गति। ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज वर्तुल गति। ये होती है क्षैतिज वर्तुल गति। इसमें कुछ अलग प्रकार के बल काम करते हैं, जैसे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इस तरह के कुछ बल यहाँ पे काम करते हैं। अगर ये धागा, अगर ये ईयरफोन का जो तार है ये मैं तोड़ दूं या बहुत तेज गति कराऊं, इसकी सर्कुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जो इसकी कोणीय वेग है उसको बहुत तेज कर दूंगा, तो ये धागा टूट जाएगा, ये ईयरफोन टूट जाएगा। और अपकेंद्रीय बल की वजह से ये जो भार लटका हुआ है इसमें, ये दूर जाके गिरेगा इस वर्तुल गति से। ठीक है। तो इस तरह के कुछ स्यूडो फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं। स्यूडो फोर्सेस का मतलब होता है कुछ इमेजनरी फोर्सेस होते हैं। स्यूडो फोर्स आभासी बल को कहा जाता है। आभासी बल रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कभी किसी ना किसी फोर्स के थ्रू बंधे हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है, अगर वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उस पर अभिकेंद्री बल लग रहा है, क्योंकि नाभिक का जो धनात्मक आवेश है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और उसको अंदर खींचने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त वहां पर कुलोम्ब फोर्स भी काम करता है, तो जो कुलोम्ब फोर्स है वो उसके अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस करता है। तो बेसिकली अभिकेंद्रीय बल और कोई बल नहीं है, अभिकेंद्रीय बल उसका कुलोम्ब बल है। ठीक उसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसमें अपकेंद्रीय बल लग रहा है, ये भी एक आभासी बल है। ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये भी कोई ना कोई एक फिजिकल फोर्स है उसके बराबर लगता है। वो फिजिकल फोर्स तनाव बल है, टेंशन फोर्स है, जो इसके बराबर लगता है और इसकी गति को बैलेंस करता है। तो इस प्रकार से अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल यहाँ पर काम करते हैं। दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति। ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति में आपको समझ, जैसे मान लो मेले में आप लोग गए हो, चक्री देखी है आप लोगों ने, डॉलर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डॉलर या चक्री जो घूमती है ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इस तरह की जो गति होती है वो ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति कहलाती है। ये भी हम पढ़ेंगे। इन दोनों प्रकार की गतियों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये भी वर्तुल गति है, लिख लो ब्रैकेट में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वाली भी हम लोग पढ़ लेंगे और ऊर्ध्वाधर वाली भी हम लोग पढ़ लेंगे। क्षैतिज ऑब्लिक धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। आगे लिखो किसी तल पर चींटी की टेढ़ी मेढ़ी गति। किसी तल पर चींटी की टेढ़ी मेढ़ी गति
किसी तल पर चींटी की टेढ़ी मेढ़ी गति। आगे लिखो। सरल लोलक की दोलन गति। सरल लोलक की दोलन गति। आदि। देखो चींटी जब चलती है किसी भी सतह पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलती है, ये बात तो आप मानते होगे। कभी आगे जाएगी, कभी मतलब कभी एक्स अक्ष पे जाएगी, कभी वाई अक्ष पे जाएगी। इस तरीके से जो है वो अपनी चाल को आगे पीछे करती रहती है। तो इस तरह से उसकी जो गति कहलाती है वो हमेशा 2D में होती है। और बाकी लोलक तो आपको याद है एक्स और वाई दोनों अक्ष को कवर करता है। लोलक जब ऐसे घूमता है तो कोई वन डायमेंशनली नहीं घूमता है, उसके घटक एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में जो है बखूबी काम करते हैं। बीच में एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न दिखा है ये। लिखो, आप लिखो, मैं लिखा रहा हूँ। सॉरी। कार के त्वरण का परिमाण लिखो। कार के त्वरण का परिमाण अधिकतम होता है। कार के त्वरण का परिमाण अधिकतम होता है। कार के त्वरण का परिमाण अधिकतम होता है। नंबर 1, ब्रेक लगाने पर। नंबर 2, अधिकतम स्पीड पर। अधिकतम स्पीड पर। नंबर 3, कार स्टार्ट करने में। कार स्टार्ट करने में। नंबर 4, एक्सीलरेटर दबाने पर। एक्सीलरेटर दबाने पर। एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। इसका आंसर दो सौरभ, तुमको क्या लगता है, बताओ। सौरभ तुमको क्या लगता है? गलत जवाब। इसका आंसर है ब्रेक लगाने पर। देखो मेरी बात सुनो, चारों ऑप्शन समझते हैं। त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो जिस भी ऑप्शन में ऐसे सवाल आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, अजीब से आसान सवाल है, बस थोड़ा कंसेप्चुअल होते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आप इन चारों ऑप्शन देखो, सबसे ज्यादा ब्रेक में परिवर्तन किस तरफ होगा? ब्रेक लगाने पर होगा। समझाते हैं। ब्रेक लगाने पे बहुत तेज गाड़ी भी रुक जाती है। ज्यादा ब्रेक लगाओगे तो आप गिर जाओगे। पर ब्रेक लगाने पे गाड़ी में अधिकतम वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी भी हो गाड़ी रुकने लग जाती है। एक्सीलरेटर दबाने पे गाड़ी धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ती है, वो बात अलग है। अरे वो तो लगा सकते हैं, पर अरे बात ये नहीं है कि खड़ी हुई गाड़ी पे ब्रेक थोड़ी लगाना है। ऐसी बात नहीं है सौरभ। गाड़ी जब चलती है तब ब्रेक लगाते हैं ना हम लोग। गाड़ी जब चलती है तब ब्रेक लगाते हैं। उसने तो बोला ही नहीं अपने को ऑप्शन में कि भैया खड़ी हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाना है आपको। ठीक है, उसने तो एक बहुत बड़ा
अच्छा फैक्ट आपको दिया है कि सवाल में एक फैक्ट उसने दिया है बेसिकली। कहाँ गया वो सवाल? हाँ, उसने ये बोला है कार के त्वरण का परिमाण अधिकतम होता है। कार के त्वरण का, हाँ वो बात तो सही है, पर वो यहाँ कार का जो त्वरण है ना उसका तात्पर्य है चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पे। चलो ठीक है, ऑप्शन को सही कर देंगे, चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाने पे कर देते हैं ऑप्शन को। बट हाँ, ब्रेक लगाने पर ही होता है, चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक लगेगा ना तभी जाके वो अपनी स्थिति में या फिर अपने वेग में अधिकतम। देखो एक्सीलेटर जब दबाते हैं ना हम लोग तो वेग में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकदम से गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती है। एक्सीलेटर दबाते वक्त गाड़ी धीरे 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 स्पीड पकड़ती है अपने हिसाब से, ठीक है ना। पर ब्रेक लगता है तो गाड़ी का स्पीड एकदम कम हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन अधिकतम वहीं पर होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यही है, ब्रेक लगाने पर। अगर आपको दिक्कत तो उसमें लिख दो चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पर, बात यहाँ पे चलती हुई गाड़ी की हो रही है वैसे तो, ठीक है ना। हाँ, अब एक और प्रश्न हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लिखो किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए। अगला क्वेश्चन लिखो किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए, किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए तो उसके द्वारा, तो उसके द्वारा पहले दूसरे व तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। पहले दूसरे व तीसरे सेकंड में तय की गई पहले दूसरे तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। समझना, मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, लिखो nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी Sn बराबर होता है, जैसे मैंने आपको लिखाया था u प्लस a बाई टू, यू प्लस a बाई टू, टू एन माइनस वन। शायद आपको ये सूत्र याद होगा। अब ये यूं कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक आपकी वस्तु गिराई जाती है, तो टिक आपने उसको गिराया, तो जहां से गिराया वहां तो उसकी वेलोसिटी शून्य थी, आपने इनिशियली तो कोई उसको वेलोसिटी दी नहीं है। जब आपने उसको प्रारंभिक कोई वेग दिया ही नहीं है तो इस स्थिति में इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो शून्य होगा। तो लिख लो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग शून्य होता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग शून्य होता है, ठीक है, शून्य कर दिया, शून्य कर दो। अब आप क्या करो, पहले n इज इक्वल टू एक के लिए निकाल लो, एस एन का वैल्यू एस वन निकल जाएगा, वो आप लोग निकालना, यू की वैल्यू जीरो पुट कर देना। ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाएगा, जी क्यों, क्योंकि वस्तु नीचे गिर रही है और नीचे गिरती हुई वस्तु ग्रेविटी का सपोर्ट करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी का अपोज करती है, जब वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो वो ग्रेविटी का सपोर्ट करती है। जब वो ग्रेविटी को सपोर्ट करेगी बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ए का वैल्यू प्लस जी में आ जाएगा, तो प्लस जी अपॉन टू मल्टीप्लाई विद द टू मल्टीप्लाई विद द वन माइनस का वन। थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा तो जी बाई टू आ जाएगा, तो एस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी बाई टू। एस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी बाई टू। दूसरा है एन इज इक्वल टू टू के लिए, ठीक है, तो एस टू का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, कि आप लोग निकाल लेना, खैर मैं दोबारा नहीं निकालूंगा इसको। वही एन का वैल्यू टू पुट कर देना, यू का वैल्यू जीरो है तो ये ऑटोमेटिकली थ्री जी बाई टू आ जाएगा। फिर उसके बाद आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है 5G, तो एन इजिकल टू थ्री के लिए निकालोगे तो मार्केट में जो चलने वाला 5G है उसका वैल्यू आ जाएगा, तो 5G अपॉन टू करके आप लोग निकाल सकते हो।
तो इस स्थिति में S1 S2 S3 आपका निकल जाएगा। तो आप इसका रेशियो निकाल लो, S1 अनुपात S2 अनुपात S3। उसने अनुपात तो पूछा है आपसे, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3:5। 1:3:5 करके इसका अनुपात आपको मिल जाएगा। सिंपल है। अब मैं आपको एक कुछ नोट लिखाता हूं दूरी और विस्थापन के बारे में। नोट नंबर 1, एक स्टेटमेंट में आपको बोलता हूं, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना और समझना। लिखो, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, लिखो, दो बिंदुओं के मध्य दूरी अनंत, या फिर इसको असीमित भी आप बोल सकते हो, अनंत असीमित होती है, अनंत असीमित होती है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी अनंत असीमित होती है, जबकि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अद्वितीय होता है। असीमित हो सकती है, लिखो, होती है नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर हो सकती है, लिखो आप। दो बिंदुओं के मध्य दूरी अनंत या असीमित हो सकती है, जबकि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अद्वितीय होता है। इस स्टेटमेंट को समझना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, कोई दूसरा जो है बंदा जो है वो कहीं और है, या फिर वो मेरे चक्कर लगा रहा है। मान लो एक इंसान 1000 परिक्रमा करता है किसी मंदिर की, तो 1000 परिक्रमा करते वक्त उसकी दूरी कितनी हो गई, उसने कितनी दूरी तय कर ली। आप बाइक से मेला ग्राउंड के चक्कर लगाओ, तो आप 15,000 चक्कर लगा लो मेला ग्राउंड के, तो कितनी भयंकर दूरी आप तय कर लोगे मेला ग्राउंड से, तो वो दूरी अनंत हो जाएगी। पर विस्थापन अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने जहां से स्टार्ट करी है मोशन और जहां पे एंड करी है मोशन, बस वही वो एक दूरी होती है। वो जो सीधी दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां एंडिंग पॉइंट है, वहां से वहां तक की एक सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, और वो तो एक ही प्रकार का होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट दूरी अनंत होती है का मतलब मैं आपको समझा दूं, हो सकती है, अनंत होती है मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको जाता है। ये अनंत कैसे बोल रहा हूँ मैं, समझना। अनंत में इसलिए बोल रहा हूँ, एक दूरी ये है 0.00 सेंटीमीटर, एक दूरी ये है 0.002 सेंटीमीटर, 0.003 सेंटीमीटर, 0.0012345 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसमें कितने पॉइंट है बेटा, इसमें अनंत पॉइंट है। पहला दूरी 0.001 सेंटीमीटर, दूसरी दूरी 0.002 सेंटीमीटर, तीसरी दूरी 0.003 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तक जाने के लिए आपके पास में अनंत प्रकार की दूरियां हैं, पर विस्थापन एक ही प्रकार का है, वो है 5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ये बात बोल रहा है कि अनंत दूरियां हो सकती है, जैसा कि आप जिस तरह से कैलकुलेट करना चाह रहे हो। आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर करो, आप चाहो तो 0.001 सेंटीमीटर कैलकुलेट करो, वो आपकी इच्छा। तो अनंत प्रकार की दूरियां हैं इस तरह। दूसरा पॉइंट लिखो, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ये वैसे आपको लिखा रखा है, मैंने दोबारा लिख लिया एक बार। दो बिंदुओं के मध्य दूरी गति के दौरान अशून्य राशि होती है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी गति के दौरान अशून्य राशि होती है, जबकि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन जबकि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन
गति के दौरान शून्य हो सकता है, जबकि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन गति के दौरान शून्य हो सकता है। समझाते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ इस पॉइंट के हिसाब से। देखना, जैसे मान लो मैं एक सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ 2 डायमेंशनली, ठीक है। इसमें पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, मान लीजिए ये सेंटर है, इस ए पॉइंट से उसने मोशन को शुरू किया, ये आर दूरी, आर इसका रेडियस है, ये ए पॉइंट से चलना शुरू किया और इसने अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट ए रखा और एंडिंग पॉइंट भी यहीं पे रखा, बी पॉइंट। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। तो स्टार्ट किया उसने ए से, एंड किया उसने बी पे। तो इस स्थिति में दूरी कितनी हो गई? जितना वो सर्किल तय कर लिया उसने, जितनी दूरी का वो सर्किल है उतना जो तय किया उसको सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, तो इसकी दूरी इसकी परिधि हो गई। परिधि मतलब कितना होता है? 2 पाई आर एक सर्किल का, तो इसने 2 पाई आर की डिस्टेंस कवर कर ली। पर जब ये वहीं पे खत्म हुआ, इसने एक पूरा चक्कर ले लिया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? इस स्थिति में इसका विस्थापन कितना हो गया? 0। सिंपल कंसेप्ट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब की बार उसने इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया, अपनी मोशन उसने पूरी करी 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 यहाँ तक आया, फिर वापस से यहाँ तक आ गया। ए पॉइंट भी यहीं पर है, बी पॉइंट भी यहीं पर है, मतलब यहीं से मोशन शुरू करी, यहीं पर आके उसने खत्म कर लिया। तो इसका मतलब कितना हुआ? दूरी कितनी तय करी उसने? ये सेंटर है बेटा, है ना, सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो दूरी तय कितनी करी? आधी सरकमफेरेंस। आधी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ए से ओ पॉइंट तक का। तो आधी सरकमफेरेंस कितना होता है? पाई आर। और फिर ओ यहाँ से लेके यहाँ, इसको ओ मत बोलो, इसको एक काम करो, इसको पी बोल दो। तो पी पॉइंट से ए पॉइंट तक आया वो, तो उसने अपना व्यास तय कर लिया। तो उसकी कंप्लीट दूरी कितनी हो गई? पाई आर प्लस 2r। और विस्थापन तो खैर 0 हो ही गया उसका, क्योंकि वो वापस से वहीं चला गया। तो विस्थापन कितना हो गया इसका? 0 हो गया। तीसरा और लेते हैं एग्जांपल। ये ओ पॉइंट है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और चल के उसने यहाँ पे आके अपनी मोशन को एंड कर दिया, ये एंडिंग पॉइंट भी है। तो दूरी कितनी हो गई इसकी? जितना वो चला, मतलब आधे सर्किल के बराबर वो चल लिया। और विस्थापन अगर देखा जाए तो विस्थापन कितना हुआ उसका? सीधी दूरी है ना, सीधी दूरी देख लो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की, तो वो तो व्यास के बराबर ही है। तो उसका विस्थापन कितना हो गया? 2r के बराबर। जितना उसका व्यास है उतना बराबर उसने क्या कर लिया? सीधी दूरी तय कर ली। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अब की बार उसने आधा सर्किल भी तय नहीं किया, अब की बार उसने 1/4 तय किया है। यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे आके खत्म कर दी उसने मोशन। मोशन चलो खत्म नहीं किया उसने, ऐसा किया मोशन में, ये लो, ए पॉइंट भी यही है, बी पॉइंट भी यही है। तो पहली बार ये सेंटर है, ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस है। तो परिधि तो उसने तय करी पूरी। दूरी अगर मैं देखूं तो परिधि तो कितनी हो गई उसकी? 1/4, पूरे सर्किल का 1/4 मतलब कि 2। और आर यहाँ पे जाए चला, ओ से लेके पी तक, और फिर आर और चला। तो दूरी कितनी हो गई उसकी? आर π/2 + 2। और विस्थापन तो खैर 0 है ही सही। विस्थापन क्या हो गया उसका? 0। दूसरा 5वें नंबर का और देखते हैं। यहां से मैं चला ए पॉइंट से ना, और चला चला और यहाँ तक आया मैं बी पॉइंट तक, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है बी। ठीक है, मतलब वही 1/4। दूरी कितनी हो गई उसकी? जितना वो चला, कितना चला वो? πr/2। और विस्थापन कितना लिया उसने? विस्थापन बेटा सीधी दूरी को बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सीधी दूरी निकालो, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की। कैसे निकालोगे समझाते हैं। ये तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस आर है, रेडियस के बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? आर है। तो ये तुम्हारा कर्ण स्क्वायर हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो वही इसका कितना हो जाएगा, विस्थापन कारण स्क्वायर हो गया तो √2r, ये उसका विस्थापन हो गया। अरे समझ में आ गया दूरी विस्थापन का गणित क्या है। फोर्थ वाला फोर्थ वाला ऐसा है सौरभ कि यहाँ से चलना शुरू किया उसने, यूं गया और यूं गया। तो जब ए पॉइंट से पी पॉइंट तक वो आया तो वो सर्किल का 1/4 पार्ट चल चुका था। ए पॉइंट से पी पॉइंट तक पूरा सर्किल 2πr का होता है, उसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, πr/2। फिर वो सेंटर तक आया, तो सेंटर तक आने के लिए उसने सीधी दूरी आर रेडियस तक तय कर ली। फिर सेंटर से वापस से वो ए पॉइंट पे चला गया, फिर से उसने आर तय कर लिया, तो कुल दूरी उसकी हो गई आर, πr/2 प्लस आर प्लस आर, दैट्स इट। समझ गए। विस्थापन तो जीरो है से, बिकॉज वो ए पॉइंट से चला था वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, इसलिए उसका विस्थापन तो क्या हो गया, जीरो हो गया। आगे बढ़े। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखो, जब प्रश्न में प्रारंभिक वेग नहीं दिया हो, जब प्रश्न में प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ हो, जब प्रश्न में प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ हो, या वस्तु का मुक्त पतन हो रहा हो, या वस्तु का मुक्त पतन, नीचे गिर ना फ्रीली लिखा है था मैंने थोड़ी देर पहले, मुक्त पतन, या वस्तु का मुक्त पतन हो रहा हो, या वस्तु विराम अवस्था से चलती हो, या वस्तु विराम अवस्था से चलती हो, तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। तीन कंडीशन लिखवाई मैंने। पहला, प्रारंभिक वेग आपको नहीं दे रखा तो मैक्सिमम टाइम तो जीरो होगा। दूसरा, वस्तु वस्तु मुक्त पतन मतलब फ्रीली नीचे गिरा रहे हैं, मुक्त पतन। और तीसरा है जब वस्तु विराम अवस्था चलना, प्रश्न में एक लाइन आती है, वस्तु ने अपनी विराम अवस्था से चलना शुरू किया, तो जब वस्तु विराम अवस्था से चलती है इसका मतलब प्रारंभिक वेग शून्य होगा। तो ये तीन कंडीशन से आप लोग पहचान सकते हो कि ऑटोमेटिकली उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य। दूसरा पॉइंट लिखो, जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो उसका अंतिम वेग शून्य होता है। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो उसका अंतिम वेग शून्य होता है।
तीसरा पॉइंट लिखो, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय बराबर अधिकतम ऊंचाई से पुनः आने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई से पुनः आने में लगा समय। रुकना एक मिनट।
अब एक सवाल तुमको कराना है मुझे ना, वो सवाल कर लेते हैं। लिखो, निम्न प्रदर्शित चित्र में एक क्वेश्चन लिखो। निम्न प्रदर्शित चित्र में कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी एवं विस्थापन की गणना करो। एवं विस्थापन की गणना करो। अरे सौरभ, तुमने वो आंसर मिला लिया क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल 3 ही थे बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल 3 ही थे। तुम्हारे यूनिट नंबर सेकंड का काम कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर थर्ड के क्वेश्चंस दूं मैं फिर? बोलो। यूनिट नंबर सेकंड का अगर काम पूरा होता हो तो यूनिट नंबर थर्ड के क्वेश्चंस देना शुरू करूँ मैं, बताओ। कल की बताओ।
हुआ। सुनो, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। मैं कहता हूँ इस सवाल को। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? वेग मल्टीप्लाई विद द समय। एक तरह से dy मल्टीप्लाई विद द dx, मतलब कि क्षेत्रफल हो गया। तो आप क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या? इसका, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो। कैसे निकालोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। इस ग्राफ का क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये तो तुम्हारे पास एक आयत बन गया। इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर इसके बाद में ये तुम्हारे पास क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार मतलब 4 से लेके ये दूरी कितनी है? 2 तक हो गई ना। तो ये दूरी 2 तक हो गई, तो 2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो गई इसकी? 4 के बराबर है। सॉरी, 5 के बराबर है ये ऊंचाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 के बराबर है। तो ये हो गया। फिर वापस से नीचे एक और तुम्हारे पास त्रिभुज बना हुआ है। तो 1/2 इंटू नीचे वाला त्रिभुज का कितना है तुम्हारे पास? नीचे वाला त्रिभुज जो है वो 4 सेंटीमीटर तो उसका है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आधार की हो गई। और ऊंचाई नीचे की ओर है -5, तो नीचे की ओर -5 हो गई। तो कुल मिला के इसको जब जोड़ोगे तो विस्थापन कितना आ जाएगा? 15 मीटर का विस्थापन आ जाएगा। 15 मीटर का क्या आ जाएगा इसका? विस्थापन आ जाएगा। ठीक है। ये तो विस्थापन की बात हुई, क्योंकि विस्थापन के पास में दिशा होती है। विस्थापन चिन्ह को लेके चलता है। इसीलिए मैंने -5 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम विस्थापन ले रहे हैं और विस्थापन प्लस माइनस होता है। बट जब दूरी की बात आएगी तो वहां पर प्लस माइनस नहीं होता। तो दूरी जब निकालेंगे तो इस पूरी दूरी में यहाँ पर क्या वेग आ रहा है ना, तो वेग नेगेटिव भी होता है, इसीलिए नेगेटिव में -5 लिखना पड़ा। बट जब दूरी की बात आएगी बेटा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? उसमें चाल का मल्टीप्लाई होगा। चाल में कोई भी दिशा नहीं होती है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। तो रहेगा यही सब पूरा का पूरा। 4 × 5 प्लस 1/2 इंटू 2 × 5। बस यहाँ पर ये +5 आ जाएगा। कारण क्या है कि चाल के अंदर, दूरी के अंदर कभी प्लस माइनस नहीं होता, वो प्लस ही होगा हमेशा। इसीलिए यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा, और प्लस लेते ये 35 मीटर की दूरी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35 मीटर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्चुअल सवाल था, बहुत आसान सवाल था ये, एक लाइन का सवाल है ये। ग्राफ देखते ही आपको समझ आ जाएगा। बस इस तरह के हम लोग सवाल करेंगे, बाकी सवाल कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। आगे के सवाल कल किए जाएंगे। बाय बाय।